हाय बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। मैं बार बार बोलता हूँ, हेल्थ इज वेल्थ। अपने को स्वस्थ रखें, सबसे पहला काम। अगर कुछ करना है लाइफ में, तरक्की करना है, तो आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेके आया हूँ वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी पे बेस्ड होगा। आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, खूब प्यार मिल रहा है, जिससे वीडियो बनाने में इंस्पिरेशन मिलती है। आप लोग देखिए, इसको समझिए। मेरा प्रयास होता है कि किसी भी टॉपिक को सो सिंपल तरीके से आप तक पहुंचाया जाए ताकि आप को वीडियो देखने में मजा आए, आप सीखें, बिल्कुल 100% समझें। ठीक है ना। तो देखिए, ये टॉपिक बहुत ही आसान है, समझिएगा। तो इस टॉपिक का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी बोलते हैं। क्लास 10 का एक टॉपिक है जिसमें ये शामिल है। ठीक है ना। तो टॉपिक तो टफ नहीं है। आप अगर स्टेप वाइज देखते हैं, समझते हैं, तो बिल्कुल एकदम श्योर है 100% कि आपको लगेगा कि तो बहुत आसान टॉपिक है। लेकिन एक एक स्टेप समझ के, केयरफुली, है ना, लाइटली भी नहीं लेना है कि चलो आसान है तो बहुत आसानी से हो जाएगा, ऐसा भी नहीं करना। ठीक है, ओके। आइए, तो सबसे पहले एपी होता क्या है। सबसे पहले अपने ब्रेन में ये आना चाहिए कि ये एपी होता क्या है। तो कुछ नहीं बच्चे, कुछ अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है। नंबर्स को अरेंज किया जाता है कुछ खास ऑर्डर में, अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल्स। तो उस अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स को हम एपी बोलते हैं। और वो एपी रियल नंबर हो सकता है, इमेजिनरी नंबर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो आइए देखिए कुछ डेफिनेशंस को। आप बस बने रहिए, एक एक स्टेप चलिए, देखिए आपको लगेगा कि वन बाय वन आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला गया। ठीक है ना। तो देखिए, फर्स्ट, तो सबसे पहले आप सीखो एक टर्म है जिसको बोलते हैं सीक्वेंस। और एपी एक तरह का सीक्वेंस ही है। तो आप सीक्वेंस को सीख लिए, समझ लीजिए एपी को सीख लिए, है ना। तो सीधा सीधा एकदम अगर बात किया जाए एकदम प्रैक्टिकल लैंग्वेज में, जो लैंग्वेज आपको भी अच्छा लगे, तो वो होगा, देखिएगा, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स या सम नंबर्स बोलिए, अरेंजमेंट ऑफ सम numbers according to a rule, according to a definite rule, है ना, is called a sequence। कुछ नंबर्स को आप अरेंज कर लो। नंबर्स तो इनफाइनाइट होते हैं, उन इनफाइनाइट नंबर्स में से कुछ नंबरों को अकॉर्डिंग टू सम डेफिनिट रूल, अकॉर्डिंग टू रूल आप अरेंज कर लो। अब रूल क्या होगा, कुछ भी रूल हो सकता है। अब एग्जांपल, सर ये क्या रूल है, क्या सर एग्जांपल, देखिए एग्जांपल, देखिए एग्जांपल, जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल, बहुत ही बेसिक ले रहे हैं। आपने लिखा 1 2 3 4 5 6, इस तरह से आपने लिखा। तो अब सवाल उठता है कि सर ये एक सीक्वेंस है। हम बोलेंगे कि हाँ बच्चे, ये तो सीक्वेंस है। तो आप पूछेंगे कि सर कैसे है, कौन सा रूल इसमें अप्लाई हो रहा है। तो मैं आपको बोलूंगा कि देखिए, किसी भी नंबर को देख लीजिए, जैसे 1 से स्टार्ट करके, और उसमें आप 1 जोड़ते चले जाओ। फर्स्ट नंबर को ले लो और इसमें आप 1 जोड़ते चले जाओ। किसी भी, जैसे 3 को लिए तो इसमें 1 जोड़ते चले जाओ। हम ऐसे भी लिख सकते थे, सेकेंड लिख दिया, जैसे 2। अब इसमें 3 जोड़ने लगे तो 5, फिर 3 जोड़े 8, फिर 3 जोड़े 11। तो यहां पे रूल ये है कि किसी भी एक नंबर को हमने लिया, उसमें 3 जोड़ना शुरू कर दिया, तो जो एक नंबर बना, जो एक अरेंजमेंट ऑफ नंबर हुआ, तो इसी को तो बोलते हैं सीक्वेंस। पहले वाले में क्या है कि 1 जोड़ते चले जा रहे हैं। नहीं, बहुत हो सकता है, अब इसमें तो कहना ही नहीं कितना हो सकता है। सेकंड, अच्छा,
थर्ड देखिए, जैसे आप लिखो 2, आपने लिखा 2 का स्क्वायर, आपने लिखा 2 का क्यूब, आपने लिखा 2 टू द पावर 4, तो ये भी तो अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है। इसमें रूल क्या है कि हम 2 के एक्सपोनेंट को एक एक करके बढ़ाते चले जा रहे हैं, तो यही एक रूल हो गया, तो ये भी एक सीक्वेंस हो गया। तो कितने सीक्वेंस बनाए जा सकते हैं भाई, है ना। जैसे मान लीजिए कि हमने लिया 10, अब इस सब में हम डिसाइड किया कि चलो भाई इसमें हम 5 घटाते चलते हैं, तो इसमें 5 घटा दिए तो हो गया फिर 5, इसमें फर्दर घटाए तो 0, फर्दर 5 घटाए तो -5, फर्दर 5 घटाए तो -10। तो यहाँ क्या अरेंजमेंट ऑफ नंबर, ये भी तो अरेंजमेंट ऑफ सम नंबर्स है अकॉर्डिंग टू अ डेफिनिट रूल। रूल यहाँ क्या है कि किसी भी एक नंबर को हमने लिया, किसी भी एक नंबर को लिया और सब में 5 घटाता, तो 5 घटाना ही एक रूल बन गया। तो अब आप समझ सकते हैं कि ऐसे कितने सीक्वेंस या कितने अरेंजमेंट ऐसे ऐसे किए जा सकते हैं। तो इस तरह के अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं। अब इसी सीक्वेंस में एपी भी होता है, इसी सीक्वेंस में एपी होता है, लेकिन अब एपी का एक पर्टिकुलर रूल होगा। देखिए हम आगे बढ़ते हैं, एपी को जरा पहचानेंगे, हम यहीं पे एपी को भी लिख देते हैं। अब देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी को कैसे डिफाइन करेंगे, इसमें बोलते हैं अ सीक्वेंस, एपी का है अ सीक्वेंस है। अभी जो सीक्वेंस का डेफिनेशन किया, अ सीक्वेंस इन विच difference between या उसको, हाँ ये बिटवीन लिखा हुआ है, डिफरेंस बिटवीन अ टर्म एंड द टर्म preceding and the term preceding it always remains constant। मतलब एपी भी हमारा एक सीक्वेंस ही है जिसमें डिफरेंस बिटवीन अ टर्म एंड द टर्म प्रीसीडिंग इट, माने किसी भी टर्म को ले लो, किसी भी टर्म को ले लो और जस्ट उसके पहले वाले को घटाओ तो हमेशा कांस्टेंट मिलना चाहिए। तो अगर हम इसकी बात करें बच्चे, जैसे इस वाले की बात करें, जैसे हम ये टर्म लिए तो उससे उसके पहले वाले को घटाना है, तो 2 - 1 कर दिए, 1 आ गया। फिर इसको लिए, इसमें से इसके पहले वाले को क्या बोला है, डिफरेंस बिटवीन अ टर्म, किसी भी एक टर्म को लिख दे, एंड द टर्म प्रीसीडिंग इट, उसके पहले वाले को, किसी भी टर्म को लेना है और जिस टर्म को लिए उससे जस्ट पहले वाले को घटाना है। बच्चे इस ऐसे ही डिफाइन किया गया है, तो हम लोगों को ऐसे ही याद करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि 3 - 2 1, अब ये टर्म लिए तो इसमें से इसके पहले को घटाना है, इसमें से इसके बाद को नहीं, तो इसमें से इसे घटाइए फिर से 1, इसमें से इसे घटाइए फिर से 1, तो ये एपी हो गया। ये सीक्वेंस है, साथ में एपी भी है, क्योंकि एपी के पर्टिकुलर डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है। क्योंकि सीक्वेंस में तो बहुत सारा रूल्स हो सकता है ना, लेकिन एपी का एक पर्टिकुलर रूल है कि किसी भी टर्म से उसके पहले वाले को घटाना है। अच्छा, क्या ये एपी है? हाँ, 5 - 2 3, 8 - 5 3, 11 - 8 3, तो ये भी एपी है। क्या सीखे एपी का डेफिनेशन? एपी का डेफिनेशन हम लोगों ने सीखा कि एपी के डेफिनेशन में किसी भी टर्म को लीजिए और जस्ट उसके पहले वाले को घटाइए, तो हमेशा सेम आना चाहिए। इस वाले में हमेशा आ रहा है 3, इस वाले में हमेशा आ रहा है 1। तो चलिए यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आपने लिखा 2 और यहाँ हम 7 2 7 12 17 इस तरह से अगर हम ले ले एक एग्जाम्पल, तो क्या ये एपी है? दिस माइनस दिस 5, दिस माइनस दिस 5,
दिस माइनस दिस 5। तो किसी भी टर्म से उसके पहले वाले को घटाना है। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इस तरह से बोला जाता है। यहाँ भी फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, इस तरह से बोला जाता है। यहाँ भी फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, ये टर्म्स है। तो किसी भी टर्म को ले लीजिए और उसमें से उसके पहले वाले को घटाइएगा हमेशा, तो हमेशा सेम। अच्छा, तो ये पी है। सेकेंड वाले को देख लेते हैं। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ 8 लिख दिया और अब हम यहाँ पे 6 ले, एक मिनट, हम यहाँ पे 6 ले लिए, 4 ले लिए, 2 ले लिए, 0 ले लिए, -2 ले लिए, तो क्या ये पी है? हाँ भाई। तो देखो 6 माइनस 8, 6 माइनस 8 करिएगा -2, 4 माइनस 6, 4 माइनस 6 करिएगा -2, 2 माइनस 4, 2 माइनस 4 करिएगा -2, तो हमेशा क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो ये इंक्रीजिंग एपी हुआ, ये डिक्रीजिंग एपी हुआ, कुछ भी हो सकता है, लेकिन रूल क्या बोलता है कि किसी भी टर्म को लीजिए उसके पहले वाले को घटाइए और हमेशा सेम आ रहा है तो समझ लो कि वो एपी है, बात खत्म, है ना। तो एपी है। तो ऐसे ऐसे बहुत ही एग्जाम्पल लिखा जा सकता है। जैसे आप लिख दिए यहाँ 1, यहाँ लिख दिए 3/2, मतलब 1 में हम 0.5 जोड़ दिए, फिर लिखे 2, फिर लिखेंगे 5/2। ये क्या हो रहा भाई? आप दिस माइनस दिस करिए तो 1/2 आएगा, दिस माइनस दिस करिए 1/2 आएगा, दिस माइनस दिस करिए 1/2 आएगा। तो ये भी एक एपी है। हाँ बिल्कुल एपी है, एकदम आराम से। ये नहीं कि जल्दी जल्दी नहीं चलने का, समझ समझ के चलने का। तो इसी को बोलते हैं स्लो स्टडी विंस द रेस। समझ के चलें, धीरे चलें आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए कि अब एक थोड़ा अलग, जैसे √2 दे दिए, फिर हम आपको दे दिए √8 दे दिए, फिर √18 दे दिए, फिर √32 दे दिए। तो अब जरा देखिए तो क्या ये पी है? आपको लग रहा है कि ये पी है? जरा सोचिए तो आप इसी को थोड़ा हम समझाने के लिए देखिए √2 और 8 को आप क्या करेंगे, √8 है ना, तो रूट के अंदर 4 × 2 लिखेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, तो ये 2√2 हो जाएगा, ये आपका 2√2 होगा। सिमिलरली जो 18 है ना, 18 जो है रूट के अंदर, इसको 9 × 2 करिएगा तो 9 का कितना हो जाएगा? 3, और 3√2 हो गया, 3√2 हो गया। और 32 को क्या लिखेंगे? √32 को 16 × 2 है ना, तो 16 का 4√2, ये हो गया 4√2। तो इस तरह से आप देखेंगे कि 2√2 माइनस √2 1√2, 3√2 माइनस 2√2 फिर से √2, 4√2 माइनस 3√2 फिर से 1√2। तो हर बार 1√2 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? एपी में हुआ? बिल्कुल। तो एपी थोड़ा बढ़िया वाला भी हो सकता है। तो किसी भी एपी को डायरेक्ट जज ना कर लें, थोड़ा उसको देखें, समझें, परखें और तब बोलें, है ना। तो आप समझ रहे हो, ठीक है। अब हम डिफरेंट टर्म्स इन एन एपी, ये हम आपको समझा रहे हैं। इतना तो आप एपी को तो समझ गए कि एपी होता क्या है, हाँ, है ना, बिल्कुल। तो चलिए अब आगे बढ़े। अब हम यहां लिखने जा रहे हैं डिफरेंट टर्म्स इन एन एपी, है ना, डिफरेंट टर्म्स इन एन एपी। किसी भी एपी में डिफरेंट टर्म्स को कैसे, क्या होते हैं डिफरेंट टर्म्स। तो फिलहाल आप ये समझ लो, किसी भी एपी में जो फर्स्ट टर्म होता है, या रुक जाइए, ए को बोलते हैं फर्स्ट टर्म, और जो डी होता है कॉमन डिफरेंस। हम एक एग्जांपल लेके भी बता रहे हैं अभी, लेकिन फिलहाल उनका नाम तो पहले जानिए। ए फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं, और कॉमन डिफरेंस जो किसी टर्म से उसके पहले वाले घटाने में हमेशा जो कांस्टेंट आता है ना, कॉमन डिफरेंस, इन बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म्स को।
और ए एन, किसी किसी बुक में टी एन भी लिखता है, तो ए एन बोलिए या टी एन बोलिए, ये बोलता है nth टर्म को, nth टर्म को। तो फिलहाल जो पहला एक्सरसाइज है उसमें आपको ये सब जानना है ना। तो एग्जाम्पल अगर ले लिया जाए, एग्जाम्पल ले लिया जाए, एक एग्जाम्पल हम 5 लेते हैं। uh, 11, 29, 37, इस तरह से मान लो कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना। तो इस एपी में देखिएगा कि ए कितना है, अगर हम यहां समझाने का प्रयास करें तो ए कितना है, ए मतलब फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म देखिए यहां 5 है, ठीक है। अगर बोला जाए डी कितना है, कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, किसी भी टर्म से उसके पहले वाले को घटाइए, किसी भी टर्म से उसके पहले वाले को घटाइए, तो दिस माइनस दिस 8, दिस माइनस दिस 8, दिस माइनस दिस 8। तो किसी भी टर्म से उसके पहले वाले को घटाने में हमेशा कांस्टेंट आता है, तो उस कांस्टेंट को ही कॉमन डिफरेंस बोला जाता है और उसको डी से डिनोट किया जाता है। यहां डी कितना हो जाएगा, 8, ठीक है। अब यहां मान लीजिए कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म, पांच टर्म। अब ये तो डॉट डॉट कर दिए हैं, तो हम इस पे कुछ क्वेश्चन उठाते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स। तो n होता है नंबर ऑफ टर्म्स। अब एक टर्म है, दो टर्म, तीन, चार, पांच, अगर मान लीजिए 37 तक ही होता तो कितना होता, 5 टर्म। और ये जो an है ना, an का मतलब nth टर्म, अगर हम a1 लिख दें, a1 लिख दें, अगर हम a1 का मतलब होता है, a1 का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म होता है ना। और फर्स्ट टर्म को हम लोग ए भी बोलते हैं। a2 लिख दिए का मतलब सेकेंड टर्म, a3 लिख दिए इसका मतलब थर्ड टर्म। तो इस तरह से, इसी तरह से जो an लिखा हुआ है यहां पे, an का मतलब nth टर्म, समझ गए, बिल्कुल सर। तो इस वाले का बात करें तो इसमें a कितना है, इस वाले में फर्स्ट टर्म आपका है 5, a2 मतलब सेकेंड टर्म कितना है 13, a3 1 2 3, a3 कितना है 21। तो हम उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। और पर्टिकुलरली इस d को, ये कॉमन डिफरेंस को, है ना, इस कॉमन डिफरेंस को बढ़िया समझिएगा। ये कॉमन डिफरेंस क्या होता है, किसी भी टर्म से उसके पहले वाले को घटाने में, जैसे दिस माइनस दिस 8, किसी भी टर्म से उसके पहले वाले को यहाँ भी 8, किसी भी टर्म से उसके पहले वाले को यहाँ भी 8, तो ये 8 जो है ना, वही इसी को कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। कॉमन डिफरेंस को कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज द डिफरेंस, जो डेफिनेशन में हम बोले ना कांस्टेंट, अ डिफरेंस बिटवीन अ टर्म एंड द टर्म प्रीसीडिंग इट रिमेन्स कांस्टेंट, तो दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। तो चलिए, अब ये तो हो गया। अब हम आपको सिखाने जा रहे हैं किसी भी एपी के में, जैसे कोई एपी दे दिया, एपी का पहला 4 टर्म दे दिया, अब बोलेगा कि 73rd टर्म निकालो या 105th टर्म निकालो। किसी भी एपी का पहला 2-3 टर्म दे दिया या 4 टर्म दे दिया, और 4 टर्म देने के बाद बोलेगा कि 1012th टर्म, 1012 टर्म जो होगा वो कौन सा टर्म हो, कितना होगा, है ना, है ना। तो या बोल सकते हैं 506 टर्म, 506वां टर्म, वो क्या होगा। तो इस तरह का सवाल अगर आ जाए तो कैसे, उसके लिए कुछ सिंपल फॉर्मूला होना चाहिए ना। हाँ, फॉर्मूला है, तो आइए अब इसको सीखते हैं। nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। अब यहां पे हम आपको एक टॉपिक बनाते हैं, ऐसे कर लीजिए, हाउ टू फाइंड इन को क्या बोलते हैं, nth टर्म ऑफ एन एपी, nth टर्म ऑफ एन एपी। किसी भी एपी का nth टर्म मतलब जैसे a2 लिख दे तो सेकेंड टर्म, a91 लिख दिए तो 91st टर्म, a99 लिख दिए, a99 तो
तो 99th टर्म। बात आप समझ रहे होंगे। ये अचानक कैसे पता किया जाए? तो देखिए, किसी भी एपी को पता करना है तो आपको क्या दो चीज होना चाहिए, उस एपी का ए फर्स्ट टर्म और उस एपी का कॉमन डिफरेंस। इस चीज को आप ब्रेन में रख लीजिए कि अगर किसी भी एपी के बारे में जानना है तो उसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, ये दो चीज होना चाहिए, तब एपी आराम से लिख सकते हैं। अब ये कैसे? जैसे मान लीजिए आपने लिखा 2, 5, 8, 11, 14, इस तरह से आपने लिखा, ठीक। तो अगर हमें पता चल जाए कि इसका फर्स्ट टर्म ए हमको पता चल जाए 2 और डी, ए यहां कितना है 2 और डी कितना है, डी आपका है 3, दिस माइनस दिस 3, दिस माइनस दिस 3, दिस माइनस दिस 3 एंड द डिफरेंस इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। ठीक है, पता चल गया ए और डी। तो जरा सोचिए तो कि ये जो ए है उसमें ये डी जोड़ते जाइए, ये जो ए है इसमें ये डी जो है जोड़िए, तो डी कितना है 3, इसमें 3 जोड़िए 5 आ जाएगा, 5 में फिर से 3 जोड़िए 8 आ जाएगा, 8 में फिर से 3 जोड़िए 11 आ जाएगा, 11 में फिर से 3 जोड़िए 14 आ जाएगा। इस तरह से चलते चला जाएगा। तो क्या ये यही एपी नहीं है? इसका मतलब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि किसी भी एपी का ये फर्स्ट टर्म और ये कॉमन डिफरेंस अगर पता हो, ये दोनों अगर पता हो तो एपी लिखा जा सकता है। कैसे? कैसे? जैसे मान लीजिए कि हम ले लिए ए का वैल्यू 5 और डी हमको मिल गया 7, तो एपी क्या होगा? एपी होगा 5। अब ये जो कॉमन डिफरेंस है इसमें जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 12, इसमें फिर से 7 जोड़ दीजिए 19, इसमें फिर से 7 जोड़ दीजिए 26, इसमें फिर से 7 जोड़ दीजिए 33। तो इस तरह से एपी हो गया कि नहीं, है ना? तो अगर फर्स्ट टर्म पता है और कॉमन डिफरेंस पता है तो एपी अपने को मिल जाता है। हाँ सर, इतना तो समझ गए। अगर वापस देखना चाहे तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है, तो 5 और कॉमन डिफरेंस देखिए दिस माइनस दिस 7, क्योंकि इसमें 7 जोड़ने से ये मिला था तो दिस माइनस दिस तो 7 हो गई। तो आप इतना समझ लो कि अगर आपके पास ए और डी है तो आपके सामने एपी है। ठीक है ना? चलिए, बहुत बढ़िया। अब देखिए, अब तो इसीलिए अब तो ये थ्योरेटिकल पार्ट है, तो आप ऐसा करो कि लेट कर लीजिए कि a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, मान लीजिए फर्स्ट टर्म, d इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, देन, और इसी में बात कर लेते हैं, इसी में थोड़ा सा हम बात कर लें। अच्छा चलो, इतना से भी अपना हो जाएगा, ठीक है ना? देन एपी विल बी, एपी कैसा होगा, है ना? कैसा होगा? तो हम यहां पे थोड़ा सा देखिएगा, आप समझिएगा, एपी विल बी, ठीक है? तो ऐसा करिए, देखो तो बच्चे, यहां हम लिख रहे हैं क्या, यहां हम लिख रहे हैं, देखो बच्चे समझाने के लिए, फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं, ए। अब बताओ सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, तो ए प्लस डी, क्योंकि अगर फर्स्ट टर्म ए है तो उसमें डी जोड़ने से अगला टर्म मिलता है, फिर इसमें डी जोड़ेंगे तो फिर नेक्स्ट मिलेगा, इसमें डी जोड़ेंगे तो, अरे भाई फर्स्ट टर्म मान लीजिए आपको पता चल गया, उसमें डी जोड़ते जाओ नेक्स्ट टर्म मिलते जाएगा। तो ठीक है, अब जरा बताइएगा आप, इसमें थर्ड टर्म क्या होगा, थर्ड टर्म, अब पहले ए प्लस डी था, इसमें फर्दर आप डी जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, ए प्लस 2d होगा ना? हाँ सर। अब जरा ये बताइए कि फोर्थ टर्म क्या होगा, तो इसमें फिर से डी और जोड़िए तो क्या हो जाएगा, ए प्लस 3d।
ए प्लस यहां हो जाएगा 3d। ठीक है, मतलब ए इसमें डी जोड़ दिए, ए प्लस डी, इसमें फर्दर डी जोड़े ए प्लस 2d, इसमें फिर से डी जोड़े ए प्लस 3d। तो इस तरह से हमें नेक्स्ट टर्म मिलेगा। तो जरा कल्पना करिए nth टर्म का क्या हाल होगा। फर्स्ट टर्म को तो a1 भी बोल सकते हैं, सेकेंड टर्म को a2 भी बोल सकते हैं, थर्ड टर्म को a3 भी बोल सकते हैं, फोर्थ टर्म को a4 भी बोल सकते हैं। इसी तरह से nth टर्म को हम an भी बोल सकते हैं। तो nth टर्म क्या होगा, बस जस्ट ऑब्जर्वेशन, बी केयरफुल। देखिए, तो अब हम आपको यह समझाना चाहते हैं कि a4 है, जैसे फोर्थ टर्म है, तो इसको आप लिख सकते हो a प्लस 4 माइनस 1। अच्छा एक मिनट, थोड़ा सा बच्चे, थोड़ा सा, तो ये जो थर्ड टर्म है तो इसको आप लिख सकते हो, सॉरी यहां देखिए फोर्थ टर्म है तो a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। फोर्थ टर्म है तो a प्लस 4 माइनस 1, तो 4 माइनस 1 3d हो गया ना। इसको देखिए, सेकेंड टर्म है, सॉरी ये थर्ड टर्म है तो a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। तो इसी चीज को थर्ड टर्म है तो a प्लस 3 माइनस 1 यानी 2d, यही तो आ जा रहा है। और ये सेकेंड टर्म है तो a प्लस 2 माइनस 1d। तो देखिए इसको सॉल्व करके देखिए, 2 माइनस 1 1d, तो यही चीज आ जा रहा है। मतलब इसी चीज को आपने ऐसे लिख दिया, इस चीज को आपने ऐसे लिख दिया, इस चीज को आपने ऐसे लिख दिया। तो फोर्थ टर्म है तो 4 माइनस 1d, थर्ड टर्म है तो 3 माइनस 1d, ए तो है ही सब में, और सेकेंड टर्म है तो 2 माइनस 1d। तो इसी तरह से nth टर्म है तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अरे भाई फोर्थ टर्म है तो 4 माइनस 1 इंटू डी, थर्ड टर्म है तो 3 माइनस 1 इंटू डी, तो nth टर्म है तो n माइनस 1 इंटू डी। हो तो गया बच्चे, फॉर्मूला इज रेडी, फॉर्मूला रेडी है बच्चे। देयरफॉर nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी बात को हमने लिख दिया, nth टर्म का फॉर्मूला। यही आपका nth टर्म पता करने का प्यारा सा फॉर्मूला है। बट दिस इज nth टर्म from the beginning। This is nth term from the beginning, है ना। बिगिनिंग से, ये स्टार्ट से nth टर्म का ये बात किया जा रहा है, या nth टर्म फ्रॉम द स्टार्ट, शुरू से बिगिनिंग से nth टर्म, है ना। तो ये फॉर्मूला हो गया, आप इसको बढ़िया से याद कर लेंगे, है ना। बहुत प्यारा सा फॉर्मूला है, बहुत काम का है। पहला एक्सरसाइज तो आर एस अग्रवाल का इसी पे पूरा बेस्ट है। अब एक फॉर्मूला बताते हैं nth टर्म फ्रॉम द एंड का। हाँ बिल्कुल एकदम बताइए सर। तो चलिए अब हम लोग चल रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और उसका नाम है एन डैश, नाम दे रहे हैं इसको एन डैश। मतलब nth टर्म फ्रॉम द एंड, कोई एपी दिया हुआ है तो बिगिनिंग से nth टर्म का फॉर्मूला तो सीख लिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये तो सीख लिया आपने। लेकिन अगर एंड से nth टर्म का बात किया जाए, nth टर्म फ्रॉम द एंड का, ठीक है। अब a डैश n का मतलब nth टर्म फ्रॉम द एंड, एंड से nth टर्म का क्या हालत होगा। तो आइए इसके बारे में सीखते हैं। तो इसमें क्या करना होगा बच्चे, बड़ी आसान है। लेट, जैसे
मान लीजिए कि लेट ए इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, डी इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, और एल बच्चे मान लो लास्ट टर्म। लास्ट टर्म को हम ए एन से भी डिनोट कर सकते हैं, nth टर्म, लास्ट टर्म, है ना, बोल सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ठीक है, अगर ऐसा है देन ए पी विल बी, देखिए बच्चे समझिएगा, ए पी कैसा होगा, ए फिर से ए प्लस डी फिर से ए प्लस 2d, समझ रहे बात को, डी जोड़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते चला जाएगा, है ना। ठीक है, बहुत अच्छे। अब सबसे लास्ट वाला कितना होगा, एल, सबसे लास्ट वाला इसमें कितना आएगा, एल, एल के पहले वाला क्या आएगा, एल माइनस डी, इसके पहले एल माइनस 2d, अरे एल भी द लास्ट टर्म, इसमें ए प्लस डी, ए प्लस 2d, इधर डी डी जोड़ते जाएंगे तो आगे आगे बढ़ना है तो डी इसमें जोड़ दिए, इसमें डी जोड़े ये मिला, इसमें डी जोड़े ये मिला, लेकिन अगर वापस आना है तो इसमें से डी घटाना पड़ेगा तो ये मिलेगा, इसमें डी घटा दोगे तो ये मिल जाएगा। तो अगर एल लास्ट टर्म है तो उसके पहले वाला क्या होगा, एल माइनस डी, उसके पहले वाला क्या है, एल माइनस 2d, क्योंकि ये जो एल माइनस डी है इसमें फाइनल फिर से माइनस डी करना होगा तो एल माइनस 2d आ गया। अभी जो एल माइनस 2d है इसमें फिर से माइनस डी घटाइएगा तो इसके पहले वाला एल माइनस 3d मिलेगा। हाँ, बहुत बढ़िया। तो अब एक चीज हम आपको बताना चाहेंगे, देखिए यहां फर्स्ट टर्म ए है, वहां लास्ट टर्म एल है, यहां ए प्लस डी है, वहां एल माइनस डी है, ए प्लस 2d है, एल माइनस 2d है, तो यहां देखा जाए तो ए प्लस 3d होगा, उधर से एल माइनस 3d होगा, इधर से ए प्लस 4d होगा, उधर से एल माइनस 4d होगा। अंतर कहां आ रहा है बच्चे, अंतर कहां आ रहा है, उधर से एल है, इधर से ए है, और बाकी यहां प्लस 3d तो माइनस 3d, प्लस 4d तो माइनस 4d, वो तो वही है ना बच्चे। तो अब हम आपको समझाने जा रहे हैं, देखिएगा 10वीं सी, है ना, इस तरह से हम देखते हैं 10वीं सी दैट, देखिए हमको ये नहीं मतलब बुक में कैसे दिया है, हमको ये मतलब है कि आप तक कैसे मजा आए, आपको कैसे मजा आए, आपको बड़ी आसानी से समझ में आए, हमको इससे मतलब है, ठीक है ना। अच्छा, तो चलिए इसको और आगे लेके चलते हैं। तो अब मान लीजिए कि लास्ट टर्म, वी सी दैट लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म एल है, सेकेंड लास्ट टर्म क्या है, एल माइनस डी है, थर्ड लास्ट टर्म क्या है, एल माइनस 2d है, फोर्थ लास्ट टर्म, फोर्थ का मतलब अंत से फोर्थ, एंड से फोर्थ क्या है, एल माइनस 3d है। अब देखिए फिर से वही बात आ गया, 3d है तो इसको एल माइनस 4 माइनस 1d लिख सकते हैं, इसको एल माइनस 3 माइनस 1d लिख सकते हैं, इसको एल माइनस 2 माइनस 1d लिख सकते हैं। देखिए ना, 2 माइनस 1 1d, 3 माइनस 1 2 2d, यहाँ भी 2d, 4 माइनस 1 3d। तो लेकिन एक बात और देखिए, ये सेकेंड टर्म है तो 2 माइनस 1d, थर्ड टर्म है तो 3 माइनस 1d, फोर्थ टर्म है तो 4 माइनस 1d। तो इसी तरह से बच्चे अगर nth टर्म दैट इज ए एन डैश फ्रॉम द एंड, जिसका हमने नाम दिया है ए एन डैश, एंड से nth टर्म को ए एन डैश नाम दिया है, तो ए एन डैश इज इक्वल टू क्या होगा, जैसे फोर्थ टर्म तो 4 माइनस 1d, थर्ड टर्म तो 3 माइनस 1d, एल तो सब में है तो एल माइनस n माइनस 1d। बी केयरफुल, यहाँ पे थोड़ा सा रुक के सोचिए, इसका मतलब ए एन डैश एल माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया nth टर्म फ्रॉम द एंड, यही हो गया nth टर्म फ्रॉम द एंड, है ना।
आप समझ रहे होंगे, जहां की एल क्या है, वेयर एल क्या है, एल आपका आ गया लास्ट टर्म, एन तो वही है नंबर ऑफ टर्म्स, एन ए नंबर ऑफ टर्म्स, डी क्या है कॉमन डिफरेंस, और एल को ए एन भी बोलते हैं, एनथ टर्म है ना, ये भी बोला जाता है, ठीक है ना। लास्ट टर्म को ए एन से भी डिनोट है, तो एनथ टर्म, अगर एनथ टर्म लास्ट टर्म है तो ए एन भी बोल सकते हैं, ठीक ना। ठीक है, तो अब हम आपको आपके बुक के सवालों पे ले चलते हैं। तो एक बार रिवाइज करवा दे आपको फॉर्मूला, है ना। तो देखिए क्या है, हम लोगों ने सीखा एन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। हमने सीखा ए एन डैश एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी, ये क्या है भाई, nth टर्म फ्रॉम द एंड, लास्ट टर्म एल है ना। ये जो n माइनस वन इंटू डी, यहां भी n माइनस वन, तो वही है, यहां a है यहां d l है, तो a में d जोड़ने से आगे बढ़ते हैं और l में d घटाने से, इसीलिए माइनस है, लास्ट से घटाते जाते हैं ना। बिल्कुल सही सर, तो ये भी याद हो गया, बिल्कुल। अच्छा, अब आइए बात करते हैं कुछ सवालों का, है ना। तो ये मेरे पास आर.एस. अग्रवाल की किताब है और ये है एक्सरसाइज आपका 5 है ना। तो पहले तो दिया है कि बताइए कि कुछ एकदम टाइप वाइज चलेंगे, एक एक टाइप एकदम फिनिश्ड, है ना। तो पहले तो दिया है कि बताइए कि जो गिवन एपी है ना, कुछ सीक्वेंस दे दिया है और वो एपी हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, कोई जरूरी नहीं है कि जितने भी ये एग्जाम्पल सब दिए हुए हैं ये सभी एपी हो ही जाए। तो बताया गया है कि आप बताइए कि इनमें से कौन एपी है और कौन एपी नहीं है। तो कुछ एग्जाम्पल हम लिखते हैं। ये कौन सा एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 5 है। 5 में जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है, 9, 15, 21, 9, 15, 21, 27, इस तरह से बोला है। तो अब ये पी है कि नहीं, तो यहां हम देखें कि हेंस a इज इक्वल टू 9 और d जो कॉमन डिफरेंस है, दिस माइनस दिस माइनस दिस सब को घटाने पे 7 आ रहा है, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 7। तो हेंस एन एपी है ना। और एपी का पहचानने का इतना नहीं तो आप इतना तो कर लो, किसी भी टर्म से ले लो, इसको क्या बोलेंगे, A1, इसको A2 सेकेंड टर्म, A3 थर्ड टर्म, A4 फोर्थ टर्म, इस तरह से आगे जा रहा है। तो आप देखो A2 माइनस A1 कितना आता है, तो A2 माइनस A1 यानी 15 माइनस 9 कितना आ जाएगा, 6। फिर से आप देखो A3 माइनस A2, किसी भी टर्म से उसके पहले वाले को घटाओ, A3 माइनस A2, तो A3 है 21 माइनस 15 कितना आ जाएगा, यहाँ पे फिर आ जाएगा इज इक्वल टू 6। फिर से आप देखो A4 माइनस A3, A4 माइनस A3 करिएगा तो A4 है 27 माइनस 21, अगेन यहाँ 6 आ रहा है। तो इस तरह से AP का जो डेफिनेशन है वो फुलफिल हो रहा है, जो AP का डेफिनेशन बोलता है ये वही कर रहा है। AP का डेफिनेशन बोलता है किसी भी टर्म से उसके पहले वाले को घटाओ तो कांस्टेंट आना चाहिए। अब दिस माइनस दिस 6, दिस माइनस दिस अगेन 6, दिस माइनस दिस अगेन 6, तो कांस्टेंट तो आ रहा है। इसी 6 का नाम है कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ A जो फर्स्ट टर्म है 9 है और D जो कॉमन डिफरेंस है और वो 7 है, ठीक है ना, 7 है, सॉरी 6 है, ऑफ 6 है। कॉमन डिफरेंस क्या है, 15 माइनस 9 6, देखिए नहीं का 6, ये 6 ही को तो बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, गलती से बोला गया, ओके ठीक। अच्छा, तो हाँ सर, इस तरह से आप पकड़ लेंगे और हम शुरू में कुछ एग्जांपल दे ही चुके हैं। चलिए और कुछ सवाल देखते हैं। अब हम क्वेश्चन जो ले रहे हैं एक एक क्वेश्चन करके, जैसे बोला है कि फाइंड
20th टर्म ऑफ 9, 13, 17, 21, ये जो एपी है इसका कौन सा टर्म चाहिए? 20th टर्म। तो देखो बच्चे, सबसे पहले हाँ, आप 10th बोर्ड के एग्जाम देने जाओगे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको क्या करना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन मस्ट होना चाहिए, ताकि टीचर वहां देखे ना तो वो भी खुश हो जाएंगे, वाह क्या बच्चा है, बहुत बढ़िया बच्चा है। तो इस बात का पूरा ध्यान रखें। देखिए पहले लिखे वी हैव, ए कितना है? ए मतलब फर्स्ट टर्म, देखिए आपका 9 है। डी कितना है? कॉमन डिफरेंस, दिस माइनस दिस 4 है, दिस माइनस दिस 4 है, कॉमन डिफरेंस 4 है। हमको क्या चाहिए, है ना? 820 इज इक्वल टू वाट, 820 इज इक्वल टू वाट लगा दिया है। क्या होगा 20वां टर्म क्या होगा? तो देखो जैसे आप समझो A2, A प्लस 2 माइनस 1D मतलब A प्लस डी। और जैसे A3 है, हम एक बढ़िया चीज सिखाते हैं, A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, तो A प्लस 2D, है ना? अगर यहाँ पे A प्लस फिफ्थ टर्म, तो A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, तो A प्लस 4D। तो आप थर्ड टर्म है तो 3 माइनस 1 यानी 2D, फिफ्थ टर्म है तो 5 माइनस 1 यानी 4D। तो चलो इस तरह से अगर 20th टर्म का बात है तो 20th टर्म A प्लस डायरेक्ट लिख देंगे 19D, A प्लस 20 माइनस 1 19D, ऐसे भी लिख सकते हैं। या चलिए आपको शायद पसंद न आए तो हम डिटेल ही चलते हैं, ठीक है ना? तो अब हम लिखेंगे कि सिंस A20 जो होता है, यही ना चाहिए, A प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी यानी कि A प्लस 19D। तो A तो पता है 9 प्लस 19 इंटू 4, है ना? A तो 9 है ना, A का वैल्यू 9 है और D का वैल्यू 4 है, D का वैल्यू 4 रख दिया, A 9 रख दिया। अब 9 76 हो गया ये, है ना? 19 इंटू 4 76 और ये हो जाएगा 85। तो आपका 20th टर्म 20वां टर्म 85 है। फाइनली जरूर लिख दे 820 इज इक्वल टू 85। दिस इज योर आंसर, ठीक है ना? बंद कर दे, ऑफ कर दे, है ना? या फिर ऐसा तो हो ही जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन में आ जाइए, आप सेकेंड क्वेश्चन में आ जाइए। जैसे बोला है कि द 18th टर्म, फाइंड द 18th टर्म ऑफ द एपी। कौन सा एपी भाई? √2, √18, √50, √98, ऐसे 18th टर्म चाहिए इसका। तो पहले जरा इसको समझ के लिखो भाई, ये जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। पहले एपी है भी कि नहीं? ये √2 और 18 को आप क्या लिख सकते हो? 9 इंटू 2, 9 का हो जाएगा स्क्वायर रूट 3, 3√2, आप इसको लिख दो 3√2। और ये जो 50 है ना, 50 को लिख सकते हो 25 इंटू 2, ये हो जाएगा 5√2, है ना? ये हो जाएगा 5√2। 98 जो है ना, इसको 49 इंटू 2 लिख सकते हो, तो 49 का हो जाता है 7 स्क्वायर रूट, है ना? और √2, ये हो जाएगा 7√2, ठीक है ना? तो इस तरह से पहले आप इसको अरेंज करके लिख देंगे। अब यहां पे चलेंगे कि सिंस ए कितना है? √2, कॉमन डिफरेंस कितना है? 3√2 माइनस √2, 2√2, ए और डी मिल गया। अब ए और डी मिल गया तो 18th टर्म, ए 18, तो 18th टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस
nth टर्म तो a प्लस n माइनस वन, तो 18th टर्म तो 18 माइनस वन इंटू डी, मतलब a प्लस 17d। तो a आपका है √2, ये तो √2 है, और प्लस 17 इंटू डी है आपका 2√2, तो ये √2 और 17 टू जा 34√2, और 34√2 और √2 35√2, ठीक है ना। तो यही आपका ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये कुछ nth टर्म पता करने पे था, है ना। अब हम लोग आ रहे हैं नेक्स्ट, थोड़ा सा टाइप बदलते हैं, ठीक है ना। अच्छा चलो एक और टाइप ले लेते हैं, धीरे धीरे हर टाइप को बताना ही है ना। अब आप क्वेश्चन ले लीजिए, ये तो सेकंड नंबर था ना, आ जाएगा क्या? हाँ सेकंड नंबर था। सेकंड नंबर था, अब आ जाइए थर्ड क्वेश्चन। लिखता है कि इफ 2p माइनस 1, 3p प्लस 1 और 11 आर इन एपी, अगर ये एपी में है, देन p इज इक्वल टू व्हाट, p क्या होगा, ठीक है ना। खुद बोल देता है कि ये एपी में है तो p कितना होगा। देखो बच्चे, अगर ये और ये तीन टर्म है, तीनों एपी में है, तो आप, अब समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूं, आप लिट कर लो a1 2p माइनस 1, a2 3p प्लस 1 और a3 11, a1 a2 a3 तीन टर्म हो गया ना। मान लेते हैं कि ये a1 a2 a3 है, तो लिखेंगे सिंस a1 a2 a3 आर इन एपी। अगर ये एपी में है तो बच्चे a2 माइनस a1 कॉमन डिफरेंस, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दिस इज कॉमन डिफरेंस, दिस इज ऑल्सो इज इक्वल टू a3 माइनस a2 थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, दिस माइनस दिस भी कॉमन डिफरेंस और दिस माइनस दिस भी कॉमन डिफरेंस, तो दोनों तो बराबर होगा ना, क्योंकि बोला है कि एपी में है तो ऐसा होना ही होगा। तो चलिए a2 बच्चे आपका कितना है 3p प्लस 1 और माइनस a1 कितना है 2p माइनस 1, दिस इज a2 a1, दिस इज a2 a1 और दिस इज इक्वल टू a3 का मतलब 11 माइनस a3 माइनस a2 कितना है 3p प्लस 1, ऐसा है। अब चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए, ब्रैकेट मत हटाइएगा, ब्रैकेट हटाए चले गए चौपट हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। 3p प्लस, क्योंकि ब्रैकेट हटाने में जो माइनस से जो अंतर आता है ना वो आपको पता नहीं चलेगा, इसलिए ब्रैकेट नहीं हटाए। -2p प्लस 1 11 माइनस 3p माइनस 1। अब देखिए इसको हम लोग सुलझा रहे हैं, ठीक है ना। तो 3p माइनस 2p कितना p और 1 और 1 2, उस तरफ देखिए 11 माइनस 1 10 माइनस 3p, ठीक है ना। अच्छा अब 3p को इधर लाइए, तो p प्लस 3p इज इक्वल टू 10 माइनस 2, इसका मतलब 4p इज इक्वल टू 8, इसका मतलब p इज इक्वल टू 8 बाई 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 यानी 2, इसका मतलब p इज इक्वल टू कितना है 2। यही p आपसे पूछ रहा था कि p कितना होगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। फिर बोलता है एक क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर how many terms are there in AP, in this AP,
एपी दे दिया है, बोले किसमें कितने टर्म्स हैं, तो दिया है 41, 38, 35, 8 तक गया है। बोलता है इस एपी में कितने टर्म्स हैं, नंबर ऑफ टर्म्स पूछा है। तो देखिए भाई, ए आपका है 41 और दिस माइनस दिस डी, देखिए 38 माइनस 41 -3 आता है ना। तो ठीक है, -3 आ गया। और एन दिया है, nth टर्म को मान लीजिए कि 8 है। ये बड़ा अच्छा सा बात है। ये आपका फर्स्ट टर्म 41, दिस माइनस दिस कॉमन डिफरेंस, और nth टर्म जो लास्ट टर्म है ना, ये एपी यहां से घटते जा रहा, घटते घटते 8 तक गया है। तो बोलता है कि यहां से यहां तक में कितने टर्म्स होंगे, तो ये जो एन है ना, उसी को nth टर्म मान लीजिए, लास्ट टर्म। तो देखिए बच्चे सुनिए, एन का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन यहाँ कितना है, 8 इज इक्वल टू ए है 41 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी है -3। डी को यहाँ पे आप इस तरह लिखेंगे जैसे मैंने लिखा है, कहीं ऐसा ना हो। देखिए आप, अगर आप -3 लिख दिए ऐसे ही, है ना, अगर आपने -3 ऐसे ही लिख दिया, तो ये ऐसा लग रहा है जैसे आपके हिसाब से तो ठीक है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, लेकिन ये इंटू नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि दिस -3, इसलिए यहां अगर माइनस आ जाए तो ब्रैकेट जरूर लगाइए, और नहीं भी है फिर भी लगाइए, आपके लिए आप ज्यादा सुरक्षित रहोगे। ठीक है, तो अब क्या होगा भैया, 8 इज इक्वल टू 41 प्लस 41, और ये होगा -3n प्लस 3, ये -3n प्लस 3। अब यहां पे जरा सा देखिए कि ये -3n को इधर ले आइए, -3n को इधर लाइए तो 3n हो गया, और 41 और 3 44 हो गया, -3n को यहां और 8 को वहां, -8। 3n इज इक्वल टू अभी कितना हो जाएगा, 36। तो यहां से n इज इक्वल टू 36/3। तो 3 से कितना बार में कटेगा, 12 में, है ना। तो क्या लिखेंगे हम, देयरफॉर n इज इक्वल टू 12, है ना। n इज इक्वल टू 12 का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ टर्म्स जो हुए वो कितने हो गए, 12 हो गए। इस एपी में कितना टर्म्स था, 12 टर्म था, तो है ना। चलिए ठीक है, अब इस टाइप का भी सवाल बन जाएगा। अब जैसे किसी में दे दिया कि फाइंड द nth टर्म ऑफ द एपी, है ना। अब ये 5th क्वेश्चन ले लीजिए, ये मान लीजिए 5th क्वेश्चन है, फाइंड द nth टर्म, फाइंड द, इनको बोलते हैं nth टर्म ऑफ द एपी 16, 9, 2 -5, इसका nth टर्म। तो हम लिखेंगे कि सिंस a इज इक्वल टू 16, d इज इक्वल टू -7, देखिए दिस माइनस दिस -7, दिस माइनस दिस -7, दिस माइनस दिस -7, तो d इतना हो गया। और हमसे पूछा nth टर्म इज इक्वल टू व्हाट, तो हम जानते हैं कि nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a कितना है, a है 16, a प्लस n माइनस 1, तो n-1 तो ऐसे ही छोड़ दीजिए, n का वैल्यू नहीं दिया है, d आपका है -7, ये कितना हो जाएगा 16, और इसको मल्टीप्लाई करिए, -7n प्लस 7। एक मिनट, हाँ ठीक है,
हाँ, -7 and +7, ठीक है। इस माइनस से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इस -7 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, -7 + 7। अब आप देखिए 16 और ये 7, 23 - 7n, या आप लिख सकते हैं -7n + 23, तो ये भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द nth टर्म ऑफ द एपी, जो गिवन एपी था उसका nth टर्म हो गया। चलिए ये भी ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो ले लेते हैं। अब इस टाइप का तो सवाल आपसे बन रहा है बच्चे, है ना। थोड़ा सा और, अब थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा रहे हैं। अब इस टाइप का तो बन ही जाना चाहिए सब, क्वालिटी लिटिल बढ़ा रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए अब आपको 13 तक RS अग्रवाल का जो एक्सरसाइज 5 है ना, बिल्कुल 13 तक कोई टेंशन नहीं होगा। तो 14 के बाद थोड़ा सा बढ़िया आने जा रहा है ना। तो चलो एक और आज का 6th क्वेश्चन, ये बोलता है कि विच टर्म ऑफ द एपी, विच टर्म ऑफ द एपी 8, 14, 20, 26 ... will be 72 more than its 41st term, its 41st टर्म। बोलता है कि इस एपी का कौन सा टर्म हाँ, which term of an AP this will be 70 more 41st term। तो ऐसा करिए, डायरेक्ट आइए, अब तो आप थोड़ा समझदार हो चुके हैं। तो लेट nth टर्म का मतलब n is 72 more than 41st टर्म। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, nth टर्म इज 72 मोर देन ए 41st टर्म। nth टर्म का फॉर्मूला विच टर्म, तो nth टर्म, तो इसमें n हमको चाहिए, n जैसे 5 आया, 5वां टर्म हो जाएगा। तो nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस इंटू डी इज इक्वल टू 72 प्लस ये 41st टर्म का होगा a प्लस 41 माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म का जैसे वैसे 41st टर्म का वैल्यू पुट कर दिया। अब a यहाँ पे कितना है बच्चे, किस एपी का बात किया जा रहा है, इस एपी का। तो उस एपी में अगर आया जाए तो आप देखिए कि आपके पास, आप यहाँ पे थोड़ा सा लिख ही लो कि a कितना है, 8 है, d कितना है, दिस माइनस दिस 6 है ना। तो चलो a का वैल्यू आप रख दो यहाँ पे 8 प्लस n माइनस 1, d की जगह 6 इज इक्वल टू 72 प्लस a का वैल्यू फिर से 8 प्लस ये 41 माइनस 1 40 और d कितना है 6। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखे, 8 प्लस 6n माइनस 6, 8 प्लस 6n माइनस 6 इज इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ दीजिए 80 और वो होगा 240 240। अब यहाँ पे देख लीजिएगा 8 माइनस 6, तो 6n प्लस 2 हो गया, ये 8 माइनस 6 2, 6n तो ऐसे रहा। अब इसको जोड़िए तो 320 हो गया। अब 6n इज इक्वल टू 320 माइनस 2 इज इक्वल टू 318, है ना। कितना हो जाएगा 318।
इसका मतलब है कि 6n नहीं, अब आप n पे आ जाओ, तो 6n इज इक्वल टू 318, तो n इज इक्वल टू 318 बाई 6 से कटेगा, 6 5 जा 30 और 1 6 3 जा 18, इसका मतलब n इज इक्वल टू 53, देयरफॉर 53rd term is the required term, जो हमको जरूरत था वो 23rd टर्म है। तो ये भी एक हुआ। तो ठीक है, वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, अब ये पार्ट 2 में हम जाएंगे, ठीक है ना। ये पार्ट 1 है, तो पार्ट 1 में सारा बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको देने का प्रयास किया है और कुछ एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस भी दिए हैं। तो आने वाला पार्ट 2 और पार्ट 3 भी बनेगा, तो आप इसके बाद उन दोनों को देखेंगे, आपका बिल्कुल एपी का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए और अपने दोस्तों में शेयर करिए जितने लोगों में हो सके, ठीक है ना। ओके, चलिए ठीक।